दोस्तों, रिलेशनशिप में अक्सर लोग अपने पार्टनर को बेबी, बाबू, सोना, चुन्नू, मुन्नू इस तरीके के विभिन्न लविंग और क्यूट साउंड करने वाले नामों से पुकारता है। उनको लगता है कि इस तरीके से वे अपना प्यार जता रहे हैं और अपना लव अफेक्शन शो कर रहे हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कोई डीप डाउन सटल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स रहता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके पीछे का साइकोलॉजिकल कारण क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी को बेबी बेबी करके बुलाता है और उसके पीछे का उसका मंशा, उसका मकसद क्या होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए उसका नाम उसका पहला पहचान होता है, अर्थात उसका नाम ही उसका सब कुछ होता है। हर नाम के साथ एक वैल्यू असाइन होता है। समाज में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बेटियों के नाम उज्ज्वला, श्वेता, ध्वला, शुभ्रा इस तरीके के नाम से वो अपनी बेटियों का नाम रखते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इन वर्ड्स के पीछे एक वैल्यू असाइन है। आप किसी व्यक्ति को अपने बेटी का नाम काली रखते हुए नहीं पाएंगे, भले ही काली देवी का नाम है, माता का नाम है, फिर भी आप किसी व्यक्ति को अपनी बेटी का नाम काली रखते हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज में काली शब्द के साथ काला होने का वैल्यू असाइंड है। उसके साथ उसका रेसिस्ट कनोटेशन है, सोशल कनोटेशन उसका रेसिस्ट है। इसलिए कोई व्यक्ति अपनी बेटी का काली नाम नहीं रखता। इसी तरीके से बेबी, बाबू, सोना, चुन्नू, मुन्नू, पिंटू, बिट्टू इस तरीके के नाम का भी समाज में एक सोशल वैल्यू असाइंड है और इसका एक सोशल कनोटेशन है। आप जो भी नाम किसी व्यक्ति का रखते हो, उस व्यक्ति पर उस नाम के वैल्यू असाइंड होने शुरू हो जाते हैं। आप किसी चिंटू, पिंटू, बिट्टू, पप्पू, गोलू मोलू टाइप के व्यक्ति को किसी देश का राष्ट्रपति होते हुए नहीं देखेंगे। न तो उनकी कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है, न वो नोबेल पुरस्कार जीतते हैं। आप किसी व्यक्ति को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हुए नहीं पाएंगे कि मिलिए माननीय श्री पप्पू जी से, इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, या मिलिए ऑस्कर विनर गोलू जी से। तो समाज में पप्पू जैसे नामों के साथ हमेशा कांड की वैल्यू असाइंड है कि पप्पू कांड डांस वाला, पप्पू नाच नहीं सकता। इसे राजनीति में पप्पूआइजेशन या पप्पूकरण भी कह सकते हैं, जहां किसी व्यक्ति को इस तरीके से निगेटिव वैल्यू कनोटेट किया जाता है उसके नाम के साथ, उसके पर्सनालिटी के साथ, और ऑर्गेनाइज तरीके से उसको छोटा या उसको कमतर दिखाया जाता है, उसकी क्षमताओं को, उसकी प्रतिभाओं को। इस तरीके से किसी व्यक्ति का बेबीआइजेशन, बेबीकरण या पप्पूआइजेशन किया जाता है। बेबीकरण का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइज तरीके से, सटल तरीके से, धीरे 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 करके उसके क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उसको बेबी के जैसे ट्रीट करना, उसको बार बार एक बच्चे के जैसे ट्रीट करना। दोस्तों, एक बेबी क्या होता है? बेबी एक बहुत ही छोटा टेंडर जीव होता है जो अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना चल सकता है। वो पूरी तरीके से केयर टेकर पर डिपेंडेंट होता है। इस तरीके से जब कोई व्यक्ति किसी रिलेशनशिप में किसी को बेबीआइजेशन कर रहा है या किसी का बेबीकरण कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। इस तरीके से किसी व्यक्ति को लाड़ के आड़ में, अफेक्शन के आड़ में अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया जाता है और उसका छोटाकरण किया जाता है। बेबीकरण की औपचारिक परिभाषा पर जाएं तो किसी व्यक्ति को या किसी एडल्ट व्यक्ति को इस तरीके से ट्रीटमेंट देना जैसे कि वो एक बच्चा हो, उसकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता पर प्रश्न चिन्ह लगाना या उस पर सवाल खड़े करना, ये बेबीआइजेशन है। दोस्तों, आम बोलचाल के भाषा में हम बेबीआइजेशन या बेबीकरण कह रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी में इसके लिए एक एकेडमिक टर्म प्रचलित है, उसका नाम है इन्फेंटिलाइजेशन। इन्फेंटिलाइजेशन को अक्सर लर्न हेल्पलेसनेस, इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्टिक्स और डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ जोड़ा जाता है। ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी का हिस्सा रहा है। दोस्तों, अब अगला सवाल ये आता है कि हम अपने लाइफ में, अपने रिश्तों में इस बेबीकरण और इस बेबीआइजेशन को पहचाने कैसे? सबसे पहला और आसान सा सिम्टम ये है कि वो आपको बार बार बेबी, बाबू, सोना, चुन्नू, मुन्नू जैसे नामों से पुकारता है, लेकिन सबसे आसान तरीका पहचानने का यही है। इसके अलावा आम बोलचाल में, दैनिक जीवन में इस तरीके के वाक्यांश जैसे, अरे तुम लोग बच्चे बच्चे जा रहे हो घूमने के लिए, किसी को लेकर के नहीं जा सकते, अरे इतनी रात को बच्चे बच्चे नहीं जाओ, और वो जिन लोगों को बच्चे के रूप में निरूपित कर रहा होता है वो अक्सर 25 साल से ऊपर, 28-30 साल का होता है। तो इस तरीके से एक एडल्ट के डिसीजन मेकिंग को प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति, 25-30 साल का व्यक्ति अपने डिसीजन मेकिंग को अपने हाथ में लेना चाहता है या वो कुछ करना चाहता है अपने घर परिवार के लिए, तो उसके तथाकथित सो कॉल्ड घर परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग
ये बोल करके उसका बेबीकरण कर देते हैं कि वाह तुम सियानी मत कराओ, घर में यहाँ बड़े बड़े आदमी हैं। किसी भी व्यक्ति को घर के डिसीजन में शामिल ना करना और उसको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में ना सिखाना, ये इन्फेंटिलाइजेशन का एक सिम्टम है। उसका सारा काम खुद कर देना और उसको किसी भी चीज को ना सिखाना कि किसी चीज को प्रोसेस कैसे करते हैं। दोस्तों वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पर दखल देते हैं और आपके डिसीजन मेकिंग को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो बेबीआइजेशन की शुरुआत किस तरीके से होती है? दोस्तों बेबीआइजेशन की शुरुआत टीन एज और यंग एडल्ट एज में शुरू हो जाती है। 15 साल के ऊपर के किसी बच्चे का अंडरवेयर धो देना, उसका कपड़ा धो देना, उसका रूम जमा देना, उसका साइकिल में हवा भर देना, उसको पोंछ देना, उसके जूते पॉलिश कर देना या उसका बाइक को पोंछ देना, उसके रूम का साफ सफाई कर देना, इस तरीके के आसान से और नॉर्मल दिखने वाले जो टास्क हैं वो तो ऊपर ऊपर से आपको लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर किसी ने मेरे रूम को जमा दिया, मेरे अलमारी को जमा दिया, या किसी ने मेरा कपड़ा धो दिया, या किसी ने मेरा अंडरवियर धो दिया, तो सोचने वाली बात है कि ये छोटे छोटे दिखने वाले जो आसान से टास्क हैं, अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो इस चीजों का आदी हो जाता है और उसका संपूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहा हुआ व्यक्ति जब बाहर जाता है और उसे अकेले रहना पड़ता है, तो वो लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। वो इन चीजों का आदी नहीं रहता उन चीजों को खुद से करने के लिए। दोस्तों आप खुद सोच करके देखिए कि एक वक्त था जब 15 से 17 साल के बच्चे भारत की आजादी में अपनी कुर्बानी दे रहे थे, खुदीराम बोस जैसे, और आज के इस आजाद भारत में एक 15-17 साल का बच्चा अपना चड्डी भी खुद से नहीं धो पा रहा है और अपनी माँ के धोने के लिए बाथरूम में छोड़ करके आ जा रहा है। तो इसको दो तरीके से देखने की जरूरत है। पहला ये कि ये पुत्र मोह में या बच्चे के मोह में ग्रसित माँ बाप जो केयर के नाम पर अपने बच्चे को पूरी तरीके से अपने ऊपर आत्मनिर्भर बना देते हैं। और दूसरा बात यह है कि इस तरीके का व्यक्ति धीरे धीरे करके लर्न हेल्पलेसनेस पे आ जाता है और धीरे धीरे उसके ऊपर एक इंटाइटलमेंट और एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी का डेवलप होता है। उसे कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं होती है, उसको सब चीज पका पुकाया बैठा बुठाया मिल जाता है। इस तरीके से वो किसी भी चीज के लिए आत्मनिर्भर नहीं हो पाता और वो हर चीज के लिए एक इंटाइटल बिहेवियर अपनाता है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति या इस तरीके के माहौल में परवरिश किया गया व्यक्ति जब समाज में जाता है तो वो बुरी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा कोई व्यक्ति किसी रिलेशनशिप में भी चले जाता है तो वो भी वहां अच्छी तरीके से नहीं रह पाता और एडजस्ट नहीं कर पाता। वो वहां भी सामने वाले के प्रति इंटाइटल और नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी को शो करता है। दोस्तों लव लव रिलेशनशिप में बेबीकरण की पहचान कैसे करें? दोस्तों आपको लगता होगा कि ये रोमांटिक से दिखने वाले लव रिलेशन एक्चुअल में लव पर टिके होंगे, पर ये पर ये मासूम सा दिखने वाला रोमांटिक कपल एक्चुअल में लव पर टिका नहीं होता। हर रिश्ता एक पावर डायनामिक्स और कंट्रोल टैक्टिक्स या कंट्रोल पर टिका हुआ होता है। आपको लगता है कि आपका रिश्ता प्रेम पर चल रहा होता है, लेकिन जब आप चीजों को गहराई से देखेंगे तो हर रिश्ता पावर डायनामिक्स और कंट्रोल पर चलता है। दोनों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति उस रिश्ते को कंट्रोल करता है और उस रिश्ते को ड्राइव करता है कि वो किस तरीके से जाएगा। अगर कोई 15-17 साल का या 20-25 साल का व्यक्ति अपना चड्डी नहीं धो पा रहा है, वो व्यक्ति किसी रिश्ते में किस तरीके से प्रेम पूर्ण हो पाएगा, इसको आपको सोचना चाहिए। दोस्तों बेसिक एंड फंडामेंटल रीजन फॉर बेबीआइजेशन इज नीड फॉर कंट्रोल एंड इनसिक्योरिटी। मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा असुरक्षा से घिरा हुआ है वही लोगों का बेबीआइजेशन या बेबीकरण, बोनसाईकरण, इन्फेंटिलाइजेशन करता है। वो व्यक्ति अंदर से इतना ज्यादा असुरक्षित होता है कि वो नहीं चाहता कि उसके आसपास के लोग ग्रो करें। वो चाहता है कि वो प्रेम के आड़ में लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, उसका बोनसाईकरण करना चाहता है, उसका बेबीकरण करना चाहता है। दोस्तों इसे आप एक बरगद के वृक्ष के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर मान लो कि आप एक बरगद के वृक्ष हैं जिसमें असीम संभावना है आकाश में उगने की, फैलने की और जमीन में मजबूती से स्थापित होने की, तो इस तरीके से कंट्रोल करने वाला व्यक्ति आपको बरगद तो रहने देगा लेकिन वो जमीन का नहीं, वो आपका बोनसाईकरण करके आपको गमले का बरगद बना देगा और वो आपको खाद, पानी, पोषण, लाइटिंग सब देगा, लेकिन वो आपको ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं देगा कि आप पूरी तरीके से एक वृक्ष बन पाए जो हजारों पशु पक्षियों और जीव जंतुओं का पोषण कर सके। तो इस तरीके से किसी रिलेशनशिप में एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स चलता है कि सामने वाले को
किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, पार्टनर और पेरेंट्स अक्सर ये बोलेंगे कि ये सारा चीज हम प्रेमवश करते हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारा भला हो। तो दोस्तों, आप अपने कॉपी पेन में ये गहराई से नोट कर लो कि इस तरीके से किसी का भला नहीं किया जाता। इस तरीके से पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को अपने ऊपर निर्भर बनाया जाता है और उसका पावर अपने अंदर खींचा जाता है। ये एक सटल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्टिक्स है, सोशल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी का। बेबी, बेबी, बाबू, बच्चा, मेरा सोना, मेरा मुन्ना, मेरा लाडो, इस तरीके के शब्द यूज कर करके सामने वाले का ग्रो ही होने ना दो। रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति आपके सारे काम कर देता है, आपके रूम जमा दे रहा है, आपके कपड़े धो दे रहा है और इस तरीके से वो आपको खुद को डिपेंडेंट बना रहा है, पहले वो आपके नॉर्मल से दिखने वाले काम को करेंगे कि अरे ला इसे मैं कर देता हूँ, अरे आपको तो ये करने नहीं आता, इसके मैं अच्छे से कर देता हूँ। इस तरीके से करके वो आपको कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएंगे और जब आप उसके ऊपर पूरी तरीके से कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है असली तांडव। उसके बाद वो आपका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करेंगे और आपको बोलेंगे कि देख मैंने तेरे लिए कितना किया, मैंने तेरे लिए ये किया, वो कर दिया। इस तरीके से आपको गिल्ट ट्रिप में डालेंगे और आपका साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल अब्यूज करेंगे। दोस्तों, ये बेबियाइजेशन का पूरा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कई स्टेजेस में चलता है। पहला स्टेज तो ये कि वो आपको खुद के ऊपर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करके आपको इमोशनल और मेंटली आपको डिपेंडेंट बना देते हैं। वो आपका सारा काम कर देंगे, वो आपके सारे डिसीजन पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। वो बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको इसे इस तरीके से करना चाहिए, आपको इसे इस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप खुद से कोई निर्णय ले लेंगे तो वो उसको या तो क्रिटिसाइज करेंगे या आपको चुप्पी साध करके एक साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे और या फिर वो बोलेंगे कि वाह हम अलग कहीं बताइश नहीं है, हम अलग बताइश नहीं है, कैसे कि हम अलग तो कुछ भी नहीं है। इस तरीके से वाक्यांश से वो आपको गिल्ट ट्रिप में डालेंगे कि आप उससे अलग अपनी खुशियां अगर कोई तलाश रहे हो, अगर डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में ले रहे हो, तो इस तरीके से वो आपको साइकोलॉजिकल गिल्ट ट्रिप में डाल करके आपका मैनिपुलेशन करेंगे। क्योंकि उसने पहले आपके लिए कुछ किया रहता है तो वो चाहता है कि आप पूरी जिंदगी उस पर निर्भर रहें। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, अरे बाइक ले लिया बताया नहीं, अरे कार ले लिया बताया नहीं, अरे फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, प्लॉट ले लिया, अरे घर ले लिया, अरे शादी कर लिया बताया नहीं, अरे बच्चा हो गया बताया नहीं। दोस्तों, मासूम सा दिखने वाला ये वाक्यांश असल में इतना मासूम नहीं होता और इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का तरीका छुपा हुआ रहता है। दोस्तों, बेबियाइजेशन का अगला स्टेज है, वो आपके सक्सेस और अचीवमेंट को डाउन साइज करेंगे। वो ये बताएंगे कि आपकी सफलता या तो एक तुक्का थी या तो आपको बहुत किस्मत से मिल गया। वो बार बार ये बोलेंगे, अरे किस्मत रही तो मिल गए, अरे किस्मत रही तो नौकरी लग गए। दोस्तों, इसे मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ। जब तक मैं अपने लाइफ में संघर्ष कर रहा था तो मुझे हमेशा क्रिटिसिज्म मिलता था और जब मैं अपने लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव कर लिया और एक मुकाम पर पहुंच गया जिसके कारण मुझे समाज में प्रतिष्ठा और सोशल रिकॉग्निशन मिला, एक बार मेरे पिताजी इन सारे एस्पेक्ट को बताते हुए एक बार मेरे बारे में गर्व से बात कर रहे थे कि गुलशन पहला व्यक्ति है कि गांव से वो पहला ऑफिसर बना और उस पर वो प्राउड फील कर रहे थे। तो इस तरीके से जो बेबियाइजेशन करने वाला व्यक्ति है, जो लगातार लोगों को इन्फेंटलाइज किया है और लोगों का बोनसाईकरण किया है, वो नहीं चाहता कि चाम उससे हटकर किसी और व्यक्ति पर चले जाए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसके छोड़ करके किसी और व्यक्ति पर चले जाए। तो वो उस सारे जर्नी को उसने डाउन साइज कर दिया, मेरे अचीवमेंट को, मेरे सक्सेस को। वो व्यक्ति इतना ज्यादा निर्दयी था कि एक व्यक्ति जिसने कभी स्कूल का दहलीज नहीं देखा, उसका अगर कोई बेटा इस टफ कंपटीशन में सक्सेस हासिल कर रहा है और इसके बारे में वो अच्छा भी महसूस कर रहा है, तो उसको भी वो डाउन साइज कर दिया। ये एक क्लासिक एग्जांपल है बेबियाइजेशन का या बेबीकरण का। इस तरीके की घटना अक्सर आप ऐसे इन्वायरमेंट में पाएंगे जहाँ के सो कॉल्ड बड़े बुजुर्ग लोग नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाले होते हैं। वो इतने ज्यादा इनसिक्योर होते हैं कि वो अपने से बाहर किसी को बड़ा नहीं देख सकते। दोस्तों, बेबियाइजेशन का अगला स्टेज है क्रिटिसिज्म। आपके जीवन में जो कुछ ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसको वो लगातार क्रिटिसाइज करेंगे। आपके वैल्यूज को, आपके मोरल्स को, आपके जो भी लाइकिंग्स है, जिस मूवीज, गाना, साउंड, ये सारे चीजों को वो क्रिटिसाइज करेंगे, आपके फूड हैबिट को, और धीरे धीरे आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज करेंगे। दोस्तों, इसको भी मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ।
कि जब मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में था और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था सिविल सर्वेंट के, तो जब भी मैं एक सिविल सर्वेंट के वैल्यूज पे बात करता था, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, इन सारे पहलुओं पर बात करता था, तो एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति जो शुभचिंतक होने के आड़ में लगातार इसको क्रिटिसाइज करता था। चूंकि वो व्यक्ति मेरे लाइफ में एक पावरफुल पोजीशन पे रहता था और मैं काफी एडमायर करता था, तो उनके कहे गए वाक्य तो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करते थे। तो उसका मेरे इन वैल्यूज का मजाक उड़ाना, जब भी मैं ये कहता था कि इस तरीके से काम करना चाहिए या सिस्टम में जाकर के मैं इस तरीके से चेंजेस करूंगा, तो वो अक्सर ये कहता था कि वाह, नहीं कर सके, नहीं कर सके, ते का कर सकते एक जन, तो रसन कतको ऐसे कतको घी से। यहाँ भगवान कृष्ण जैसे लोग कौरव लोगों को नहीं समझा पाए या उनको नहीं बदल पाए, चेंजेस नहीं कर पाए, तो तेरी क्या औकात है कि तुम चेंजेस कर पाओगे। इस तरीके से वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके वैल्यूज को, आपके मोरल को पूरी तरीके से तोड़ देंगे और आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये बेबीकरण का या बोनसाईकरण का एक अगला सिम्टम है। इस तरीके के वाक्य आपके मोरल और हिम्मत को तोड़ने वाले होते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो व्यक्ति इस तरीके के मेरे सामने वाक्य बोल करके वो क्या हासिल करना चाहता था। आज जब सर्विस में आकर के उन सारे चीजों को मुझे रिप्लिकेट करने का मौका मिला और मैं कर भी रहा हूँ और उसके लिए मुझे रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो रहा है और अपने बारे में बेहतर फील कर रहा हूँ और इन सारे चीजों से, ट्रॉमा से हिल कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि क्या ये असल में प्यार था या प्यार के आड़ में एक कंट्रोल टैक्टिक्स था। क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो इस तरीके से लोगों का बेबीकरण करता है, वो बहुत ज्यादा असुरक्षित रहता है और वो नहीं चाहता कि उसके आसपास के लोग उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए, क्योंकि उसके रिश्ते में प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई चीज होता है तो सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने बेबियाइजेशन क्या है उसको समझा, रिलेशनशिप में बेबियाइजेशन को कैसे पहचाने उस पर बात की, और किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चे को बेबियाइजेशन करते हैं, बेबीकरण करके उसका बोनसाई जैसा छोटा पौधा बना दे देते हैं प्यार के आड़ में या केयर के आड़ में। उसको कंप्लीटली डेवलप नहीं होते, उसके लाइफ डिसीजन उसे खुद को लेने नहीं देते, उसका चड्डी से लेकर के बॉडी तक सारा कुछ वो खुद ही डिसाइड करते हैं और इस तरीके से उसे एक लर्न हेल्पलेसनेस के माहौल में धकेल देते हैं। वो व्यक्ति समाज में कभी भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना रोल प्ले नहीं कर पाता है। तो बेबियाइजेशन के 3 स्टेप हैं। पहला, खुद सामने वाले को खुद पर डिपेंडेंट बना देना। दूसरा, आपको अंदर से तोड़ देना। और तीसरा, आपको क्रिटिसाइज करके आपके सारे क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा देना। तो इस बेबीकरण या बेबियाइजेशन का ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था। दोस्तों, मैंने भी अपने लाइफ में बेबियाइजेशन या बेबीकरण को बहुत करीब से महसूस किया है, फील किया है। ये पूरी तरीके से एक ट्रॉमा अब्यूज है। आज का वीडियो बस यहीं तक था। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बेबीकरण वाले प्रोसेस से किस तरीके से बाहर निकले और मैं खुद किस तरीके से बाहर निकला, इस पर हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।